Welcome to the channel, students. My name is Amit Kilor, and we are actually doing the labor laws for the prelims of the EPFO. EPFO का prelims आ रहा है. Okay, why is it moving? It is moving on its own. I didn't actually do this. The idea is that we have to do the code on the social security of the 2020. वैसे मैं आपको पहले पूरा समझा चुका हूं कि हमारा जो EPFO का एग्जाम है उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन और जो लेबर लॉज का टॉपिक है उसके अंदर लेबर लॉज पूछे जाते हैं. नाउ लेबर लॉज के साथ एक यूनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि हमारे देश में जितने भी पुराने लेबर लॉज थे, देयर वर मोर देन लेट्स से कि 30 लेबर लॉज. ऑल ऑफ देम वर कंबाइंड इनटू 4 लेबर कोड्स. ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट ने एक मुहिम उठाई थी कि जो कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज हैं, अलग अलग चीजों से रिलेटेड हैं, उसमें मल्टीपल डेफिनेशंस थी. देयर वाज अ लॉट ऑफ लेजिस्लेशन दैट वाज हैपनिंग. सो टू सिंक्रोनाइज इट, सारी की सारी चीजों को एक तरीके से करने के लिए, ताकि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी बन जाए, गवर्नमेंट ने 2019 से 2020 के बीच में एक 4 लेबर कोड्स बनाए जिसमें मल्टीपल लेबर लॉज को कंडेंस करके, कंबाइन करके सब्ज्यूम कर दिया. नाउ हम 2 लेबर लॉ जो है वो बेसिकली चैनल पर कर चुके हैं. दिस इज द थर्ड वन विच इज टाइटल्ड एज द जस्ट अ सेक द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द 2020. इसी को हम अभी कर रहे हैं, राइट? दैट्स द मेन पर्पस ऑफ इट. नाउ पहले मैं बता देता हूं कि अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है कॉम्प्लेक्स चीजों को अच्छी तरह से पढ़ने का. हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी करके, जिसको डिटेल में पढ़ के, जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से लॉ इस कोड ने कंसोलिडेट किए हैं. तो मतलब कि पहले देश में एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008, ये सारे के सारे लॉज हमारे देश में इंप्लीमेंट होते थे लेबर के वेलफेयर के लिए. फिर इन सब को कंबाइन करके एक सिंगल कोड में बदल दिया, द सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ द 2020, राइट? नाउ द कैच व्हिच हैज द EPFO स्टूडेंट इज इन, हमारा जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कैच है उस समय ये है कि EPFO एग्जाम में ये भी पूछ रहा है और EPFO एग्जाम में ये भी पूछ रहा है. They are basically asking questions from the new one also, and more importantly their main focus is the older laws, at least till now. वो कब चेंज करेंगे ये नहीं पता. इसका एक मेन रीजन ये है कि ये जो लॉ हैं ये बन गए हैं लेकिन ये पूरे के पूरे देश में अभी कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं. नेवरदलेस इसका एक हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि सारे के सारे दोनों के दोनों लॉज कर लेते हैं, इनको भी कर लेते हैं, पुराने वालों को, और नए वालों को भी कर लेते हैं. ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है. दिस इज द थर्ड लेक्चर जिसके अंदर हम थर्ड वाला लेबर कोड कर रहे हैं. एंड देन वंस वी विल बी डन विद द फोर्थ लेबर कोड, वी विल डू ऑल दीज लॉज जो कि वो कंसोलिडेट कर रहे हैं. नाउ जो बच्चा सारे की सारी EPFO की प्रिपरेशन करना चाहता है, ये हमारा EPFO का टेलीग्राम चैनल है. इट इज टाइटल्ड एज द EPFO 2025. इसका हैंडल EPFO 2025 है. तो आप इसको ज्वाइन कीजिए. इसमें आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा. मोर स्पेसिफिकली जैसे कि यहां पर अगर मैं कहूं, देयर वाज अ पिंड मतलब कि हाँ, ये देखिए, ये गूगल ड्राइव की लिंक इसमें दिया हुआ है. इस ड्राइव पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे जस्ट इट, तो जितनी भी जो भी आपको जरूरत है, बुक्स जो हैं आपको चाहिए, और लेबर लॉज का जो सारा का सारा कंटेंट है वो आपको यहां पर मिल जाएगा. ओके, यू जस्ट हैव टू जस्ट गो एंड ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल. एज फार एज जो पढ़ने का कंटेंट है वो आपको सारा का सारा मिल जाएगा. खुद पढ़ना चाहते हो तो क्लासेस मेरी ये वाली क्या नाम है, EPFO की जो क्लासेस है डॉक्टर UPSC पे, उसको ज्वाइन कर सकते हो. इसका लिंक हमने कमेंट में दे ही दिया है. पर अभी के लिए, फॉर द मोमेंट, राइट नाउ, लेट्स जस्ट फोकस ऑन प्रिपेयरिंग कि ये लॉ होता क्या है. ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड क्या है, इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे. नाउ इट्स ए 15 मिनट लॉ, 15 मिनट का है ये. इसको ज्यादा से ज्यादा समय नहीं देना है. जितने भी ये चारों पांचों, सॉरी जो ये 4 कोड है, 5 नहीं 4 कोड है, इनको सबसे आधे घंटे पढ़ना है. We just have to focus on the information that they will ask in the prelims. Analytical questions आ नहीं सकते हैं, मेंस हमारा EPFO में होता नहीं है, तो उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करते हैं कि आखिर जो ये लॉ बना है, इसने जो कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, उसका मेन पर्पस क्या है. Now, to be honest, अगर आप इस नंबर्स को याद कर लोगे, then we are done and dusted about it. अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इतना याद हो गया है, ध्यान से सुनिए एक बार, पहले सबसे पहले ध्यान से सुनने से पहले जस्ट अ सेक, मुझे एक बार दोबारा से यहां पे जाना पड़ेगा. यू हैव टू रिमेंबर, मोर इंपॉर्टेंटली इफ यू कैन, दीज आर द नेम्स ऑफ द एक्ट जो कि ये बेसिकली सब्ज्यूम कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. तो इसका मतलब ये है कि मैटरनिटी बेनिफिट किसको मिलेगा,
कितना मिलता है, नाउ दैट कम्स इन द सोशल सिक्योरिटी कोड। सिमिलरली ग्रेट्युटी एक्ट, यानी ग्रेट्युटी किस प्रकार से देनी है, किस एम्प्लॉयर को कितनी देनी पड़ती है, क्या कितने समय की उसने जॉब कर रखी हो जिसके बेसिस पे ग्रेट्युटी मिलेगी। सिमिलरली एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन, इंश्योरेंस का, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952। ईपीएफओ यानी कि प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, उसका एक्ट इसी सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर सबज्यूम कर दिया गया है। तो कौन सा, क्या प्रोविजंस हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनाने के, किस प्रोविजंस में, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जैसे कि ईपीएफ थ्रेशोल्ड, प्रोविडेंट फंड बनाने का थ्रेशोल्ड ये है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की 20 से ज्यादा एम्प्लॉय होती हैं उसको अपने एम्प्लॉय जो होते हैं, जो वर्कर होता है, उसके लिए प्रोविडेंट फंड का एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें 10% एम्प्लॉय पे करता है और 10% एम्प्लॉयर पे करता है। तो इस प्रकार से उसका प्रोविडेंट फंड बनता रहता है, एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी बन जाएगी उसकी। दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग। यहां पे ये हमें ये नंबर्स याद करने हैं इससे रिलेटेड। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, एम्प्लॉय इंश्योरेंस से रिलेटेड, ग्रेट्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट और गिग प्लेटफॉर्म, एंड एक जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो बनाया गया है उसका जो कुछ उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं। तो मैं सारे के सारे आपको बता देता हूं एक बार, सो दैट आपको समझने में आसानी रहे। ये पीडीएफ और जो ये पीपीटीज हैं ये मैंने बता ही दिया आपको, टेलीग्राम चैनल पे जो ड्राइव है उस पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020 का, ये सारे के सारे टोटल 9 कोड्स को रिप्लेस कर रहा है। 1 एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन, स्टेट इंश्योरेंस, और जो ये ईपीएफओ वाला एग्जाम है इसी वाला एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952। ईपीएफओ ये जो एक्ट है 1952 का, इस पे ईपीएफओ क्वेश्चंस पूछता है क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। देन एम्प्लॉयड एक्सचेंज ऑफ वैकेंसीज, मैटरनिटी बेनिफिट ग्रेट्युटी एक्ट, सीने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, बिल्डिंग एंड द कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008। तो ये सारे के सारे जो एक्ट हैं, इनके जो प्रोविजंस थे वो बेसिकली अब एक सिंगल लॉ के अंदर बना दिए गए हैं, कॉल्ड एज द 2020 कोड ऑन सोशल सर्विस, सोशल सिक्योरिटी। अंडरस्टैंड दिस, ये सब देश में इंप्लीमेंटेड हैं, ये चलते हैं अभी, लेकिन ये बन गया है लेकिन पूरे देश में इकट्ठे इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। रीजन ये होता है कि जो लेबर होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोविजन बनाने पड़ते हैं। ड्यू टू द कोविड देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन इंप्लीमेंटिंग दैट। तो अभी तक पिछले 5 साल में फुली इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है, कुछ हुआ है कुछ नहीं, बिकॉज दे हैव नॉट बीन फुली इंप्लीमेंटेड। इसीलिए ईपीएफओ इस पे कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है, बट बिकॉज दे आर द लेबर लॉज हेंस दे आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस। सो दिस इज अ सिचुएशन जिसमें हम सारे के सारे स्टूडेंट फंस गए। हर एक लॉ की तरह ये जनरली चीजों को डिफाइन करते हैं कि एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉयर कौन होता है। और ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट की जो नई सबसे यूनिक बात है दैट दे डिफाइन गिग वर्कर। पुराने वाले लॉज में एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि गिग वर्कर एज एन एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी अभी अभी रिसेंटली पिछले 10 से 15 सालों में जनरेट हुई है, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर। सो एम्प्लॉय कौन है, ये स्पेसिफिकली कोई भी जो भी जैसे कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, प्लेटफॉर्म का मतलब स्विगी जोमेटो टाइप का जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होता है, इन सबको इंक्लूड कर लिया है एंड दे ऑल वुड बी कॉल्ड एज एन एम्प्लॉय। सबके सब एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। जनरली स्पीकिंग जो ये उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, इस अर्बन क्लैप जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। ये किसी को जॉब नहीं दे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं। तो इनके प्लेटफॉर्म पे जो लोग काम करते थे उनको वर्कर या एम्प्लॉय नहीं माना जाता था, बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द जॉब पर से, राइट। तो खुद जॉब नहीं दे रहे, वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देते हैं काम करने का। बट इस एक्ट के तहत उनको भी बेसिकली एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। मतलब somebody will ask you in prelims, they will actually just ask in EPFO prelims, they will just ask you कि एक उबर ड्राइवर एम्प्लॉय होता है या नहीं होता है। So the answer is basically yes if it is asked in the context of the Social Security Act of 2020. Definition is expanded, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको भी एम्प्लॉयर बोल दिया गया है। अब जनरली स्पीकिंग एम्प्लॉयर वो होता है जिस कंपनी में आप जॉब करते हो और जो आपको सैलरी देता था, राइट। जनरली अगर आप घर बनवाते हो तो आप बेसिकली एक प्रकार से एम्प्लॉयर हो, क्योंकि आप लेबर को हायर करोगे। बट नाउ टू इंश्योर कि वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी बनी रहे, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, यानी कि जो बीच में मिडल मैन है, ही इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, सो दैट अगर कोई लीगल प्रॉब्लम्स हो जाती है तो ही शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। देन देयर इज अ गिग वर्कर।
दो शब्द इन दोनों में अंडरस्टैंड करना एंड दे विल आस्क यू द डेफिनेशन वन. गिग वर्कर, दैट इज द फर्स्ट वन. द सेकंड वन इज प्लेटफॉर्म वर्कर. ठीक है. स्विगी, जोमैटो, ये जो ओला, उबर और ऑल द अर्बन क्लैप, इस प्रकार की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, दे आर प्लेटफॉर्म्स, दे आर प्रोवाइडिंग जस्ट प्लेटफॉर्म, नॉट द जॉब पर से. ठीक है, थियोरेटिकली स्पीकिंग. अब इनके प्लेटफॉर्म पे जो भी काम करता है उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर. तो स्विगी पे काम करने वाले आदमी का नाम, मतलब ही इज अ प्लेटफॉर्म वर्कर. जोमैटो का कोई हो गया, ही इज अ प्लेटफॉर्म वर्कर. उसके प्रकार दे आर ऑल्सो द गिग वर्कर. गिग वर्कर का मतलब क्या है? ऐसा काम करने वाला जो कि पॉइंट टू पॉइंट काम करता है. जैसे कि मैं पेंटिंग बनाता हूं, तो अगर आप मुझसे पेंटिंग बनवाते हैं तो मैं गिग वर्क कर रहा हूं, आई एम जस्ट वर्किंग, एक मेरे को गिग मिली है. सो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए, प्लेटफॉर्म वर्कर और उसके बाद गिग वर्कर थोड़ा सा बड़ा. अगर मैं स्विगी और जोमैटो या अर्बन क्लैप बना के यूज करके अपना काम या अपनी स्किल्स को सेल कर रहा हूं, तो एक प्रकार से मैं प्लेटफॉर्म वर्कर भी हुआ और मैं गिग वर्कर भी हुआ. और मैं पर्सनली अगर जैसे कि इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर मैं आप मतलब जैसे क्या कहते हैं, अपनी सोसाइटी में, मतलब लोगों को पता है मैंने अपना फोन नंबर शेयर किया हुआ है. मैं किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता, पर मैं काम इस प्रकार से करता हूं कि मैं अपना इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट काम करता हूं, तो उसको कहते हैं गिग वर्कर. Get the point? A person who works and earns outside of an employer-employee relationship. This is the new concept in the Indian labor law, right? तो गिग वर्कर जो ये एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप नहीं है, अपना एक इंडिपेंडेंट काम करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसकी पेमेंट ले लेता है. दिस इज कॉल्ड एज द गिग वर्कर. जैसे YouTube के ऊपर कुछ एडिटिंग करवानी होती है कभी कभी कुछ लोगों को, वीडियोस को एडिट करवाने के लिए, तो कुछ लोग हैं जो कि वो YouTube की वीडियो की एडिटिंग करके देते हैं. जैसे कि 10 वीडियो की एडिटिंग करके कुछ उन्होंने पैसे ले लिए, एक वीडियो की एडिटिंग के उन्होंने पैसे ले लिए. एंड देन अगर वो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, स्विगी की तरह, जोमैटो की तरह, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज दी जोमैटो. सो गिग इज द लार्जर वन एंड प्लेटफॉर्म इज द सबसेट ऑफ द गिग वर्कर, डेफिनेशन के तौर पे. राइट? ओके, कहां गए? राइट, दैट इज इट. देन द वेजेस. ये वेजेस की डेफिनेशन हम कोड ऑन वेजेस पे पढ़ चुके हैं, वही सिमिलर वाली उसको जस्टिफाई, सेम टू सेम, कि वेज वो होती है जिसमें बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस हो. इसके अलावा बोनस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस, ओवरटाइम, प्रोविडेंट फंड जो होती हैं, ये जो आपको सैलरी में मिलते हैं, दे वुड नॉट बी पार्ट ऑफ द वेजेस. इसको वेजेस नहीं कहेंगे. एंड इन केस अगर ये पेमेंट इतनी ज्यादा है कि, जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल से समझाया था कि सपोज कीजिए कि 15,000 रुपए की आपकी पेमेंट है, जो कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग है. ठीक है, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस. एंड उसके बाद आपकी कंपनी कहती है कि विल पे यू 35,000 मोर, 35,000 रुपए हम आपको और पे करेंगे, बट बोनस की तरह या हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस की तरह, तो मैं आपको 20,000 रुपए का हाउस रेंट अलाउंस दे देता हूं, 10,000 रुपए का आपको कन्वेंस अलाउंस दे देता हूं, यानी कि आने जाने का, ऑफिस का जो खर्चा होता है, तो इससे आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 50,000. हाउ अबाउट दैट? नाउ यहां पर एक 50% रूल चल रहा है. 50% रूल का मतलब यह है कि टोटल वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ टोटल रेम्युनरेशन. यानी कि जो ये चीजें हैं, ये 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर यहां पे 15,000 बेसिक पे है और उसके बाद यहां पे आपने 35,000 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट दी है, लेकिन इन कंपोनेंट्स के द्वारा, तो दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड. जितनी भी एक्स्ट्रा होगी तो टोटल सैलरी होगी 50, इसका 50% हो गया 25K. तो यहां पे 15,000, दिस इज कॉल्ड एज द वेज. लेकिन अब हम एक्स्ट्रा जो ये है, एक्स्ट्रा जो पेमेंट हो रही है, इसको भी वेज मान लेंगे. सो बेसिक वेज या बेसिक पे टोटल काउंट हो जाएगी आपकी 25K. मतलब कि इन एनी केस में सैलरी के दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है जो कि इंक्लूडेड होता है वेज में, एक होता है जो कि एक्सक्लूडेड होता है. आपको पैसे मिलते हैं बट इट इज नॉट काउंटेड इन द बेसिक पे. तो दो तरीके की, मतलब दो तरीके के कंपोनेंट हो गए. एक तो जो इन हैंड लेके जाओगे, और उसके बाद अकाउंटिंग के लिए जो यूज होती है. अकाउंटिंग में जब सैलरी आती है तो उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं कि बेसिक पे इतने की मिली है, डियरनेस अलाउंस मिला है, ये हाउस रेंट अलाउंस है, ये कन्वेंस अलाउंस है. टोटल मिले 50,000 रुपए, लेकिन फिर जब देखा तो उसमें आपकी बेसिक पे या डियरनेस अलाउंस मिला के टोटल थे 15,000. अब जो हमारा पीएफ, ग्रेट्युटी, ये जो पेंशन फंड जो होते हैं, इसमें जो पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, वो टोटल सैलरी पे, टोटल 50,000 रुपए के ऊपर नहीं होती, रादर बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस के बेसिस पे होती है. तो कभी कभी कंपनीज क्या करती थी, इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा कम कर देती थी.
one moment, guys, because this is the right time when people shall be calling me on a Telegram channel. Are we okay? Are we live? Thank you. Great. All right. So this is it. तो बात समझ में आई ना? तो पहले कंपनीज क्या करती थी कि इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा कम कर देती थी, 15,000, इस वाले सेक्शन को बढ़ा देती थी, ताकि जब उनको वॉलंटरली जो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है पीएफ में, ग्रेट्युटी में, वो कम हो जाएगा। सो इसीलिए ये 50% रूल बनाया गया कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन जो ये एक्सक्लूडेड वाला सेक्शन होगा ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो वो वेज में काउंट हो जाएगा। देन कम टू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। मैंडेटरी है, जिस भी एम्प्लॉयर के पास 20 से अधिक एम्प्लॉइज हैं उनको प्रोविडेंट फंड भरना पड़ता है लोगों का। जरूरत पड़ने पर स्पेसिफिकली वॉलंटरली भी ऑप्ट इन कर सकते हो अगर 20 से कम है। 20 से ऊपर मैंडेटरी है, 20 से नीचे वॉलंटरी है। एम्प्लॉयर खुद 10% ऑफ वेजेस देगा, एम्प्लॉय 10% ऑफ द वेजेस देगा। एक क्राइटेरिया है कि जिसकी भी वर्कर की सैलरी 15,000 से नीचे होगी। अर्थात सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसी कंपनी है जहां पर 40 लोग काम करते हैं, उन 40 वर्कर्स में से अगर किसी की सैलरी 15,000 से नीचे है तो एम्प्लॉयर को एक पीएफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस पीएफ अकाउंट में इसकी सैलरी से 10% पैसे कट के जाएंगे। जैसे कि 15,000 है उसकी सैलरी, तो 15,000 में से 10% 1,500 रुपए उसके कट के उस पीएफ अकाउंट में जाएंगे, और 15,000 में इसका 10% एम्प्लॉयर पे करेगा। तो यानी कि उस टोटल उसके पीएफ अकाउंट के अंदर 3,000 रुपए बेसिकली सबमिट करने पड़ेंगे। That is the first rule. ये मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दे आर कैलकुलेटेड ऑन ए मैक्सिमम वेज ऑफ 15,000। अगर 15,000 से ऊपर सैलरी है तो वो एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉय की चॉइस है कि वो पीएफ में अपना अकाउंट कटवाना चाहता है या नहीं कटवाना चाहता, लेकिन 15,000 से नीचे दैट वुड बी मैंडेटरी। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, द सेम थिंग यहां पर भी मैंडेटरी फॉर नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉयज। यहां पर 10 लोगों से अगर ऊपर आपकी कंपनी में लोग काम करते हैं, वर्कर्स है, तो फिर मैंडेटरी है उनके लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ले लेना। नाउ दिस इज स्पेशल, ये यूनिक एक पार्ट है जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि जो हैजार्डस कंपनीज होती है, कंपनी जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि हैजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग ऑक्यूपेशंस है, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिंगल आदमी भी काम करता है तो उसको भी कंपल्सरी मैंडेटरी है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस लेना। इसके अंदर एम्प्लॉयर जो है वो 3.25% ऑफ वेजेस कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय जो है वो 0.75% ऑफ द वेजेस करता है। पीएफ में जिस प्रकार से बराबर है, सबको 10-10% करना पड़ता है, यहां पे एम्प्लॉयर की तरफ से 3.25% जाती है और एम्प्लॉय की तरफ से 0.75% ऑफ द वेजेस जाती है। यहां पे स्कीम कवर्स एम्प्लॉयज विद मंथली इनकम अप टू दी 21,000, 21,000 और 25,000 से ज्यादा डिसेबिलिटी। यानी कि जिस भी वर्कर की सैलरी जो है 21,000 से नीचे है, उसके लिए ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की पॉलिसी लेना कंपलसरी है। क्या कंडीशन है? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। दूसरा, किस प्रकार से इंश्योरेंस की पेमेंट होगी? 3.25% जो पेमेंट है वो बेसिकली एम्प्लॉयर भरेगा और 0.75% जो है वो बंदे की सैलरी से यानी कि वर्कर की सैलरी से कट जाएंगे। देन ग्रेट्युटी। जनरली पहले क्या था, 5 साल से जो भी कोई कंटिन्यूअस सर्विस, एक कंपनी में अगर कोई 5 साल तक कंटिन्यूअस काम करता था तो उसके हिसाब से उसके लिए ग्रेट्युटी का एक अलग से अकाउंट यानी कि एक पेमेंट दी जाती थी, जो कि उसका एक कॉर्पस अमाउंट बनता रहता था। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 3 साल का है कि जो जर्नलिस्ट 3 साल तक कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं उनके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेट्युटी का एक अकाउंट बनाना पड़ता है। और जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय होते हैं, एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस, उनके लिए ग्रेट्युटी बनाना कंपल्सरी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉय का मतलब है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है कॉन्ट्रेक्चुअल जिसको 3 साल के अंदर बाद मतलब उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 3 साल तक काम करेगा एंड दैट पोजीशन विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट अनटिल अनलेस उसको रिन्यू ना किया जाए। तो यहां पे जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हैं यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज जो होते हैं, इनके लिए कंडीशन है ग्रेट्युटी के अंदर पेमेंट करने की 1 साल की। जनरली अगर कोई नॉर्मल क्या नाम एम्प्लॉय है तो वो जनरल एम्प्लॉय 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद पेमेंट करेगा। वेवर ऑफ द सर्विस पीरियड, द कंटिन्यूअस सर्विस रिक्वायरमेंट इज वेव्ड इन केस ऑफ एन एम्प्लॉयज डेथ और डिसेबलमेंट। द टाइम लिमिट टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अ डिस्प्यूट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 90 to 180 डेज। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ द थिंग इज दिस, देयर इज अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट, लेकिन अब ये प्रपोज्ड है इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है कि इसको घटा के 2 साल कर देना चाहिए कि उस आदमी को ग्रेट्युटी मिलनी चाहिए जो भी 2 साल से ज्यादा काम करना है। ग्रेट्युटी, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी के मेथड्स होते हैं।
ठीक है। तो कोई भी आदमी जब काम करता है तो उसके लिए एक फंड बना दिया जाता है जिसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं। उसमें 10% वो अपनी सैलरी पेमेंट करता रहता है, 10% उसका एम्प्लॉयर करता रहता है। तो उसके पास एक फंड इकट्ठा होता रहता है, मतलब कि धीरे धीरे उसकी सेविंग होती रहती है। उसी प्रकार से इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी एक प्रकार से एक सिक्योरिटी का मेजर है कि भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इकट्ठे उसके अंदर कुछ कुछ पेमेंट करते रहे, तो जब जरूरत पड़े तो वो इंश्योरेंस के तौर पे जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो यूज हो जाएगा। सिमिलरली ग्रेट्युटी, ये भी एक उसी प्रकार से फंड है। अब प्रोविडेंट फंड हर महीने बेसिकली जैसे 10% कंट्रीब्यूट किया जाता है। ग्रेट्युटी के लिए कंडीशन होती है कि वो ग्रेट्युटी में जो पेमेंट जाती है एक एक्स्ट्रा फंड की, एक एक्स्ट्रा सोशल सिक्योरिटी के बनाने के लिए, वो उसी इंडिविजुअल के पास जाएगी जो कि 5 साल से अधिक काम कर चुका है। जब 5 साल से अधिक काम कर चुका होता है तो उसको 1 साल काम करने के 15 दिन की जो सैलरी है वो ग्रेट्युटी के अंदर चली जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से। दिस इज व्हाट इट इज डन। देन मैटरनिटी बेनिफिट, A woman must have worked for at least 80 days in the last 12 months immediately before her expected delivery date. तो जो भी महिला है, जो फीमेल है, अगर वो डिलीवरी होने वाली है बच्चे की, तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। एक कंडीशन होती है कि जो डिलीवरी डेट है उससे प्रीसीडिंग पिछले 365 दिन में एटलीस्ट नहीं तो 80 दिन काम किया, मतलब कि कम से कम नहीं तो 2.5 महीने अगर उसने जॉब की थी तभी बेसिकली मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने जॉब ज्वाइन की और जॉब ज्वाइन करने के 4 महीने बाद आपकी डिलीवरी डेट थी तो उसका मतलब तो मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। 4 महीने बाद डिलीवरी डेट है, आपने सपोज कीजिए जॉब ज्वाइन की 2 महीने काम किया, 2 महीने काम करने के बाद 2 महीने की छुट्टी लेने के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये मैटरनिटी बेनिफिट में छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने काम सिर्फ 2 महीने किया। तो प्रीसीडिंग वुमेन को कम से कम नहीं तो 80 दिन काम करना होगा, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स बिफोर हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। इसमें होता क्या है, 26 हफ्ते की पेड छुट्टी मिलती है। 26 हफ्ते की पेड छुट्टी, याद ये रखना है कि डिलीवरी डेट से पहले 8 हफ्ते और उसके बाद बाकी हुई, तो 8 वीक्स कैन प्रीसीड द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है, जब किसी को बच्चा होने वाला होता है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। व्हाट इज द मैटरनिटी बेनिफिट? कि ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन द चाइल्ड इज डिलीवर्ड तो इसको ऑफ मिलेगी और पेमेंट होगी उसकी, पेड बेसिकली ऑफ होगी, पेड ऑफ। उस पेड ऑफ का क्राइटेरिया क्या है? एक तो जिस दिन जो डिलीवरी डेट थी उसके प्रीसीडिंग 8 वीक, ऐसा नहीं है कि उसके प्रीसीडिंग 12 हफ्ते की छुट्टी ले लो, मतलब छुट्टी ले सकते हो बट उसकी सैलरी सिर्फ 8 हफ्तों की मिलेगी, और उसके बाद बाकी वाली जो प्रीसीडिंग डिलीवरी डेट के बाद है। तो 26 हफ्तों में से 8 जो हैं वो डिलीवरी के डेट से पहले मिलेंगे और जो बाकी बचे हुए 18 जो है वो बच्चे की डिलीवरी के बाद की छुट्टी मिलती है, एंड देन यू विल हैव टू ज्वाइन द जॉब। अगर मिसकैरियज या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है तो 6 हफ्ते की छुट्टी मिलती है विद वेजेस, पेमेंट के साथ साथ। क्रैच फैसिलिटीज भी कॉलेज इंस्टीट्यूट्स को, गवर्नमेंट और प्राइवेट वालों को देनी है। अगर कुछ 2-3 कंपनियां मिला के इकट्ठे एक क्रैच बनाना चाहती है, सो दैट प्रोविजन हैव आल्सो बीन एडेड। सोशल सिक्योरिटी फॉर दिस अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। नाउ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 16 साल से ऊपर का कोई भी जो वर्कर है जो कि ये गिग वर्क करता है या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है, स्विगी जोमेटो के ऊपर, इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है ताकि इनके लिए सोशल सिक्योरिटी बनाई जा सके। ये रजिस्ट्रेशन है, आधार बेस्ड है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है कि मैं गिग वर्कर हूं। वर्कर मस्ट हैव बीन एंगेज्ड इन दैट रेलिवेंट वर्क फॉर 90 डेज। मतलब ऐसा भी नहीं है कि रैंडमली कराया जा सकता है, कम से कम नहीं तो 3 महीने तक जॉब करता होगा। नाउ उसके बाद उसको इंश्योरेंस, उसको प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए अकाउंट बनाए जाते हैं। उसके लिए जो फंडिंग आएगी, दोज स्कीम्स आर फंडेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स का मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे जोमेटो के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे से वर्कर्स काम करते हैं जिनको प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहेंगे हम। नाउ इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी, इनके पास कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, इनके पास कोई ग्रेट्युटी नहीं है, इनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द जोमेटो इन टेक्निकल सेंस ऑफ द टर्म। लेकिन अब इनकी सोशल सिक्योरिटी को किस प्रकार से आप एश्योर करोगे? वेल, सोशल सिक्योरिटी को असेस करने के लिए इनके लिए गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी फंड बनवा रही है। उसकी फंड कहां से आएंगे? पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खुद उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया करेगी। दूसरा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड, जैसे कि ये जो एग्रीगेटर है, जोमेटो हो गया, स्विगी होगा, इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपना 1 से 2% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर उस सोशल सिक्योरिटी फंड के अंदर। तो अगर लेट्स से जैसे जोमेटो हो गया, तो जोमेटो ने अगर 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया 1 साल में, तो उनको कम से कम 1 से 2% उस सोशल सिक्योरिटी फंड में देना पड़ेगा। देयर इज अ लिमिट
टोटल मैक्सिमम 5% है ऑफ द टोटल अमाउंट पेड टू द वर्कर। जितना भी उन्होंने वर्कर्स को पेड किया है उसका मैक्सिमम 5% ही पे करना है, पर पूरे टर्नओवर का 1 से 2% तक किया जा सकता है। वो एक सोशल सिक्योरिटी फंड में चला जाएगा। दैट सोशल सिक्योरिटी फंड वुड एक्चुअली बी यूज्ड फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ दीज गिग वर्कर्स और दीज प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक है, तो ये स्कीम जो बनेगी उसमें लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए, हाउसिंग, एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, और उसके लिए यूज किया जाएगा। अगेन द प्रॉब्लम विद दीज थिंग्स इज दैट कि दे हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड येट। तो ये अभी अच्छी तरह से अभी तक इंप्लीमेंट होना स्टार्ट नहीं हुई है। तो इनको ये वाले जो 4 नए वाले लॉ हैं इनको एक बार सिर्फ और सिर्फ ध्यान से दिल से पढ़ लेना है, एंड जो इंपॉर्टेंट इसमें से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमको हल्के से याद हो जाएंगे। ठीक है, बियॉन्ड दैट हमें इसमें ज्यादा कोई हेडेक नहीं होगा। असली में जो क्वेश्चंस ये हैं पुराने वाले लॉ से पूछने की ज्यादा कोशिश करेंगे, बिकॉज द थिंग्स व्हिच हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड उसके ऊपर कभी क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एंड दैट्स व्हाई दे वुड ट्राई नॉट टू एक्चुअली आस्क ऑन दोज क्वेश्चंस। नाउ अब इस लॉ को अगर हमें फुल फ्लेजेड कंप्लीट डिटेल में पढ़ना हो तो वी ऑब्वियसली हैव द प्रोविजन फॉर दैट आल्सो। जस्ट अ सेकंड माय फेलोस, व्हाट इज हैपनिंग हियर? ग्रेट। तो यही जो चीज अभी अभी हमने शॉर्ट में की है ये हमने पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल में भी रखी हुई है सारी की सारी, जिसको अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहो एक बार रिवाइज करने के लिए तो ये वाला हमारा पीडीएफ है, जिसके यही वाला पीडीएफ हमारा है, मतलब ये मैंने पीडीएफ बनाया है। इसको बेसिकली पूरा का पूरा पढ़ लेना कि भाई कोर सिक्योरिटी स्कीम्स जो है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की है, दूसरी स्टेट इंश्योरेंस की है, तीसरी ग्रेट्युटी की है, चौथी मैटरनिटी है, और ये अनऑर्गेनाइज्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया हुआ है। यस, देयर इज गोइंग टू बी अ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड ऑल्सो, जिसके चेयरमैन लेबर मिनिस्टर होंगे, लेकिन अभी तक ये बना ही नहीं है, तो फिर इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत है नहीं। इट हैज नॉट बीन मेड टिल नाउ, इसको अभी तक इन्होंने इंप्लीमेंट किया नहीं है। तो दिस इज जस्ट द नॉर्मल फैक्ट शीट जो कि आपको याद करनी है इस लॉ से रिलेटेड, एंड दैट इज इट। ठीक है, मेन फोकस हमारा जो रहेगा वो भी हमारे पुराने लॉज के ऊपर रहना जरूरी है, क्योंकि वो एक्चुअली में इंप्लीमेंट होते हैं और ईपीएफओ जो है उनसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। सो दिस वाज द थर्ड सोशल सिक्योरिटी कोड। हम चौथा भी कर लेंगे, एक जो हेल्थ और सेफ्टी कंडीशन से रिलेटेड है, दैट इज ऑल्सो, वो भी 4 कोड थे, इन्होंने कंसोलिडेट करके लॉज को इकट्ठे बनाने की कोशिश की थी। बियॉन्ड दैट जो सारे के सारे जो लॉज है वो लेबर लॉज वाला हमारी जो क्या नाम है क्लासेस होंगी वो उसके अंदर कर देंगे। नाउ आई एम बिगिनिंग द क्लासेस फ्रॉम द 5th ऑफ द अगस्त। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो मैं इस कमेंट सेक्शन में बेसिकली ऊपर पिन कर रखा है मैंने, एडमिशन का जो लिंक होता है उसको कर सकते हो। शाम को 6 से 8 क्लासेस होंगी यार। विल डू ऑल द सिलेबस, जितने भी ईपीएफओ के सिलेबस है हम सारा का सारा कर रहे हैं उसके अंदर, ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई और क्वेश्चन है तो इसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ के बता ही देना, देन विल ट्राई टू आंसर इट। एंड इफ यू नीड ऑल द नोट्स, वेल दोज आर ऑब्वियसली अवेलेबल इन दिस टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ड्राइव का लिंक है उसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ या तो आपको ये फोटोज, फाइल्स, शेयर्ड लिंक्स इसमें देख लिया करो, नहीं तो कुछ पिन्ड होते हैं उसमें देख लिया करो। उस पर ड्राइव पे जाओगे यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द बुक्स विच यू नीड। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगर कुछ चाहिए, एंड जो लेबर लॉज के लिए बना रहा हूं मैं, जैसे जैसे क्लासेस खत्म होती जाएंगी उसी तरीके से सारे के सारे जो पीडीएफ्स और पीपीटीज जो हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए वो आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, ऑलराइट, आई विल सी यू।